देखिए, क्षत्रिय के दो उदाहरण, भगवान राम से बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या से जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनकी पूरी यात्रा को लंका तक और लंका से विजय तक की यात्रा देख लिए, एक भी क्षत्रिय उनके साथ नहीं था। सबरी, केवट, वनवासी, भील, हनुमान जी, सब एक भी क्षत्रिय उनके साथ नहीं था। अब जैसे महाराणा प्रताप, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे बोलने का मौका दे दिया। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था एक समाज के कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे यही पूछा कि महाराणा प्रताप की चर्चा यहाँ पर होती है, इस समय महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ भी लगाई जाती है। तो मैंने उन लोगों से सवाल किया कि जो लोग केवल महाराणा करते हैं या जो केवल क्षत्रिय करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या महाराणा प्रताप तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना टेंट कनात खुद लगाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप? तो ये समाज का अभियान है। तो इसलिए जो राम के साथ जो रहे हैं, महाराणा के साथ जो रहे हैं, हमें उनकी सबकी बात करना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता में हो रहा है। तो इसलिए जब मुझे कोई क्षत्रिय तो मैं उससे क्षत्रिय हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं, ये उससे ज़्यादा गर्व का विषय है। अब जो न चलना चाहे ना चले, कोई नहीं चलेगा, सूर्यनारायण जी चलेंगे, कोई नहीं चलेगा, अध्यक्ष जी चलेंगे, जो नहीं चलना चाहते जाए, अपना चलें, हमारे साथ जो हम लेकर चलेंगे। और ये हर आदमी को करना चाहिए। ये तो सब बाद में बड़ा विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, पहले तो ये सब था नहीं। तो बिना समाज को लेकर के चले किसी का भला होने वाला नहीं है। और रहा कुटुंब की बैठक, क्या सवाल है आपका? कुटुंब की बैठक, 40 विधायक शामिल हुए, वो भी सब क्षत्रिय समाज से थे। उन्होंने एक परिवार बनाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है प्रदेश की राजनीति में? नहीं, इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। उनका एक भोज था, ये मिलने मिलाने का तरीका है। लेकिन अच्छा होता कि उसमें कुछ और लोग रहते तो अच्छा होता, थोड़ा अच्छा रहता। आगे अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो वो आगे जो बुलाएंगे वो सबको बुलाएंगे। अब जैसे मैं जो 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा करा रहा हूँ, उसमें आप उसका बड़ा रूप आपको देखने का मिलेगा। उसमें हर समाज के लोग रहेंगे, आपको उसका बड़ा रूप देखने को मिलेगा। तो क्या बुलाया जाए तो आप जाएंगे अगली बैठक? अगली बार अगर निमंत्रण आपको दिया जाए तो उस बैठक में आप जाएंगे? जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बात कहेंगे। अगर अवसर आएगा तो अपनी बात कहेंगे। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम था, उसमें मैंने कहा, डंके के चोट पर बोला, सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलने की जरूरत है। राम को मानते हो तो राम है, जिनको लेकर चले हैं उनको लेकर चलो। भाई कितना टुकड़ा करोगे इस देश का, कितना बटोगे? बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये गलत बात ना करो, हल्की बात ना करो। ये जितने भी संगठन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवादिता को बढ़ाते हैं। राजनीतिक संगठन ऐसे जैसे अखिलेश यादव, पीडीए, सिर्फ अगर जातिवादिता पर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवाद बढ़ता है। नहीं, तो अखिलेश यादव से कहिए किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को टिकट ना दे, तब देख। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में। अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। गोंडा के बिल्कुल हृदय स्थल पर है और एक तरीके से ये खाली रहता था। आज गोंडा की ज़रूरत है कि ऐसे एक स्थान नहीं, कई स्थान होने चाहिए। और ये गोंडा के हृदय स्थल में है, गोनार्दलान, और ये लगभग खाली पड़ा रहता है। तो आज यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि एकदम यहाँ से अगर कोई कार्यक्रम होता है तो घर की फीलिंग आएगी। क्या नाम है आपका? राजदूत मोदी।
राजू सिंधी। और राजू सिंधी जी इस जिम्मेदारी को जो है अपने हाथों में इन्होंने लिया है और हमें उम्मीद है कि गोंडा के लोगों की सेवा यहाँ से बेहतर ढंग से होगी। और अभी मैं घुस करके पूरा घूम करके देखा तो जिस तरीके से इन्होंने परिवर्तन किया है और जिस तरीके से मंडप सजाया है, जिस तरीके से दूल्हा दुल्हन के लिए कमरे, परिवार के लिए कमरे, उससे घर की फीलिंग होगी और जो भी यहाँ से शादी करेगा उसको गर्व फील होगा। अच्छा, अभी अभी आप कह रहे थे कि हमने इसको देखा था, बाद में हमने इसे लिया भी है, डेवलप हो गया है। आपका सपना था, वो सपना? हाँ, मेरा भाषण आप लोगों ने सुना होगा। मैं सन 1991 में मैं सांसद बना और शायद 92 में मैं इस कोठी में आ गया। लेकिन इसके 19 साल पहले यहीं हमारे सामने, ठीक हमारे सामने कोठी के पीछे सप्लाई ऑफिस है, उसी सप्लाई ऑफिस में मैं आया था और मैंने देखा कि 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मुझे कुत्तों को देख रहा था, फिर मैंने इस कोठी को देखा तो हमारे गांव के ही एक हम उम्र हमारे शिवकत सिंह थे जो आज नहीं है, उन्होंने कहा कि नेताजी क्या देख रहे हो? तो हमने कहा यार ऐसा लगता है कि इस कोठी में मुझे आना है और ये कोठी हमारे लिए बनी है। और ये घटना 19 साल पहले, और एक समय आया कि मैं 19 साल बाद इस कोठी में आ गया और फिर इस कोठी को मैंने परचेज किया अयोध्या राजा से। आज प्रॉपर लीगल ढंग से ये कोठी हमारे पास है। और जबकि 19 साल पहले मैं इस कोठी को जब देखा तो मुझे लगा और मैंने कहा कि इसमें मुझे आना है। अच्छा, ऐसी कई घटनाएं हैं हमारे जीवन की, ऐसी कई घटनाएं हैं हमारे जीवन की। और इसीलिए कहा गया है कि जो आप सोचते हो उसको प्रकृति पूरा करती है, भगवान पूरा करते हैं। जो भी आप मानते हो, जो आप सोचते हो, उसमें प्रकृति भी आपकी मदद करती है। और मैं इस मानने में लकी रहा कि कई ऐसी घटनाएं हैं 19 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो मैंने सोचा वो मुझे मिला। और बाद में अब जब मैं पढ़ा थोड़ा सा, तब मुझे लगा कि ये सिद्धांत है कि जो आप चाहोगे वो पाओगे, जो आप चाहोगे वो पाओगे। बस केवल ऊपर वाले पर आपको भरोसा होना चाहिए और बस गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। नेताजी, जिस तरीके से पूजा पाल का निष्कासन हुआ, सपा ने निष्कासित किया, कैसे देखते हैं इसको? मतलब अगर कोई कार्य अच्छा कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री ने काम अच्छा किया, उनके पति को इंसाफ दिलाया, तो उन्होंने योगी जी की तारीफ कर दी। अब अखिलेश यादव गुस्सा आ गए और उन्होंने निकाल दिया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। नहीं, क्या ये तिलमिलाहट नहीं है अखिलेश यादव की जी? अब उनकी अंतर आत्मा से उन्हें इंसाफ मिला, उनके पति को न्याय मिला। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे मानते हैं? इस जो निर्णय हुआ इसको आप इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए। और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा कहा रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, कहा रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटक दंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी। अब योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है। तो वो वहाँ कैसे रह सकती हैं?
क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है? नेता जी पीडीए का दावा करती है समाजवादी पार्टी, उसके बाद ही पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अब इसका उत्तर तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीन से आरएसएस की तारीफ की, और पहली बार आरएसएस की तारीफ की। नहीं, ये गलत है। अच्छा, इससे पहले पहली बार आरएसएस की तारीफ की, ये गलत है। लाल किले के प्राचीन प्रधानमंत्री जी आरएसएस की उपज है। प्रधानमंत्री जी आरएसएस से कभी दूर नहीं रहे हैं। आरएसएस की समझ है, वो प्रचारक रहे हैं, कई साल उन्होंने काम किया है। अब ये कहिए कि लाल किले से तारीफ की, तो शायद 100 वर्ष या कुछ पूरा हुआ है। कितना पूरा हुआ? 100 पूरा हुआ है। तो उस अवसर पर उन्होंने तारीफ की कि 100 वर्ष इनके पूरे हो गए काम के। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि इनको भागवत की कृपा की जरूरत है, तो 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई भी जिम्मेदारी से नहीं लेता है, और कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। और कांग्रेस को उतना दुख नहीं, उतना दुख कांग्रेसियों को नहीं जितना दुख मुझको है। मैं उनकी जब जो हरकत है, जो रोज रोज वो गलती करते हैं, जब उसको मैं देखता हूँ तो एक नागरिक होने के नाते मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कहीं न कहीं वो देश का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आप हिंदू को गाली दे करके राजनीति नहीं कर सकते। हो सकता है किसी देश में आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके, भारत में रह करके हिंदू को गाली देकर, अब जैसे गलत या सही, मैंने एक बयान सुना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, फिर साथ ही साथ सुना मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। तो धर्म क्या है? धर्म कानून है, धर्म कानून है, धर्म संविधान है। तो यानी आप कानून को नहीं मानोगे। चोरी करना पाप है, यही तो धर्म कहता है। चोरी करना पाप है, यही धर्म कहता है। हत्या करना पाप है, लालच करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। आप कहते हो हम नहीं मानते हैं। तो भाई आप क्या मान रहे हो? अगर आप धर्म को नहीं मानते हो, आप ये कहो कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं। आप खुलेआम कहो, मुस्लिम धर्म के बारे में बात करो, ईसाई धर्म के बारे में बात करो कि मैं किसको मानता हूं, किसी धर्म के बारे में बात करो, मानता हूं। लेकिन जब इस देश का एक बड़ा नेता, जो अपने आप को कहता है बड़ा नेता है नहीं, जब कहता है मैं धर्म को नहीं मानता हूं, तो धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए आप कानून को नहीं मानते हैं। बिना धर्म के आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? आपको कोई ना कोई तो धर्म मानना पड़ेगा। और सारे धर्म, चाहे सनातन हो और चाहे जो बहुत कम समय में बने हैं, कहीं ना कहीं एक ही मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। सबने कहा है झूठ मत बोलो, सबने कहा है पाप मत करो, सबने कहा है व्यभिचार मत करो, सबने कहा है बेईमानी मत करो। तो आप धर्म को मानते ही नहीं, और धर्म को न मानने वाला जो कहता है धर्म को नहीं मानते, वो इस देश की पार्टी चला रहा है। ये दुर्भाग्य है। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं? अरे आप बताओ कि हम ईसाई धर्म को मानते हैं, आप बताओ हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, आप बताओ हम सिख धर्म को मानते हैं, आप बताओ कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। हम धर्म को मानते ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए इनके ऊपर ना बुलवाया जाए तो बड़ी कृपा होगी। इनके ऊपर दया आती है मुझे। तो नेता, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का नाम काटा गया है, उसे सार्वजनिक किया जाए, आप विपक्ष के लोग उसको अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग माफ़ी मांगे, चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। देखिए, मैं पहले से ही कहता हूं कि मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। अब आज उसी सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल उठाते हैं, तो इनके मन मुताबिक कोई फैसला आ जाता है तो उसकी तारीफ करते हैं। ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, इनके मन मुताबिक रिजल्ट आ जाए तो ये तारीफ करते हैं। तो
ये कहां खड़े हैं, जाना कहां चाहते हैं, रास्ता क्या है। और ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है, हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि विपक्ष सशक्त, मजबूत और बुद्धिमान होना चाहिए। तो आज ना बुद्धिमान है ये, ना सशक्त हैं ये, और ना मजबूत है ये। आज बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की लगभग सारी अपोजिशन की पार्टियां इसी बच्चे के पीछे घूम रही हैं। तो नेताजी, आज मोदी जी ने कहा कि हम दीपावली से पहले लोगों को एक बड़ी गिफ्ट देंगे, जीएसटी को लेकर कुछ आसान करने जा रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार? देखिए, हर विषय के हम माहिर नहीं हैं, हर विषय के हम माहिर नहीं हैं, जीएसटी के तो कतई नहीं है। टैक्स में छोड़ देने की हाँ, तो अच्छी बात है, राहत मिलेगी जनता को। अच्छी बात है, करना चाहिए। नीरज जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, पारिवारिक मैं चुनाव की बात करूँ तो लगभग 14-15 चुनाव आपने अपने परिवार में लड़े और अधिकतर चुनाव जीते हैं। ये जो 65 लाख मतदाता जो सूची से निकाले गए हैं बिहार में, इस इलेक्शन की जो चर्चा हो रही है, आपके पुराने एक्सपीरियंस के अगर मैं आपके अनुभव की बात करूँ, क्या ये नॉर्मल होता है या इस बार कुछ विशेष आपको लगा? देखिए, हमने तो वो समय देखा है, हमने तो वो दौर देखा है कि वोटर लिस्ट जब हम लोग इलेक्शन ऑफिस से लेकर के और उस वोटर लिस्ट को हम सर्विस कर देते थे, अपने एजेंट को पकड़ा देते थे, और चुनाव के दिन जो वोटर लिस्ट जाती थी उसमें पन्ने गायब रहता था। और हमने तो वो दौर भी देखा है कि वोटर लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में नाम था, अब ऐसे एक टिक लगा दिया गया था, टिक लाल स्याही से एसडीएम लगा देता था। हमने वो चुनाव लड़ा, बलरामपुर से मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि वोटर लिस्ट लेकर के जो एजेंट बैठा है, पार्टी के एजेंट बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे भाजपा के हों, हमने अपनी आंख से देखा है। और वहाँ जो अंदर लिस्ट थी वहाँ रेड लाइन, और वो वोट नहीं पड़ता था। यही कुसुम चौहान बलरामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष थी और लोकसभा के चुनाव में उनका नाम नहीं था, और मौजूदा अध्यक्ष थी और नाम नहीं था। यही हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, सांसद रह चुकी हैं, और फिर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया और उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। तो वो दौर हम लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा, सबने देखा है। लेकिन धीरे धीरे करके कमियां सुधार हुई, और मैं कह सकता हूं कि अब पारदर्शी व्यवस्था है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था, अगर कुछ कमी है तो और करने की जरूरत है। लेकिन शाम को नाम रहता था, जो लिस्ट दी जाती थी उसमें नाम रहता था और पोलिंग पर नाम नहीं रहता था, ऐसे रेड लाइन। इधर कि आप अभी प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और लगभग अपने संसदीय क्षेत्र में हर क्षेत्र में आप हैं। अभी और कितने सम्मान समारोह करेंगे? दूसरी बात, ये जो लॉ है जो पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, मुझे याद है संसद खेल कूद स्पर्धा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट किया था, उसको भी आपने बड़े जोर शोर से किया था, और शायद उसी का एक एक्सटेंशन है कि आपने उसको कंटिन्यू रखा। बहुत सारे सांसद हैं जो उस प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह का कुछ बड़ा विजन आप क्षेत्र के लिए या फिर युवाओं के लिए देखते हैं? देखिए, जब मैंने इसकी आवश्यकता महसूस की थी तो हमारा गोंडा जनपद पीछे से तीसरे स्थान पर था। पहले पर जालौन था, सेकंड पर बहराइच था, और थर्ड पर गोंडा था। और तब मैंने स्वस्थ गोंडा, जिसको बाद में मैंने जाकर के स्वस्थ देवी पाटन मंडल का नारा दिया, और उसी के तहत स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा, और तीनों क्षेत्र में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और मेरी वचनबद्धता ये नहीं है कि मैं सांसद रहूँगा तभी करूँगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, पुरुषार्थ मेरे हाथ में रहेगा, जब तक चलूँगा तब तक इस काम को करूँगा। इससे सांसद और विधायक और विधानसभा से लेना देना नहीं है। और आज मुझे प्रसन्नता है, आप भी गोंडा जनपद के रहने वाले हैं, यूपीएससी का कोई भी रिजल्ट निकलता है तो आप देख लिए मेरे गोंडा जनपद का
कोई ना कोई बच्चा या बच्ची बहरैच का गोंडा भागीदारी है। उतनी भागीदारी आज जो आगे जो जिले थे उनकी नहीं है। जो जिले हमसे आगे थे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनकी नहीं है। लेकिन गोंडा कभी खाली नहीं जाता है। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, साक्षरता के क्षेत्र में भी हम तीसरे स्थान पर थे। इस समय हमको लगता है कि हम 20 से 21 कल हम देख रहे थे तो 20 या 21 हमको दिखाई पड़ रहा था। अब उनका पैमाना क्या है हम नहीं जानते। हमको लगता है कि ये पैमाना उनका गलत है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितना गोंडा में काम हुआ है उतना किसी जनपद में नहीं हुआ। लेकिन प्रतिभाशाली छात्र आप जिस इलाके से आते हैं वहीं से देख लीजिए। आज गांव-गांव में कंपटीशन चल रहा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, पीसीएस बनने का, न्यायपालिका में जाने का। पलटू राम जी का लड़का न्यायपालिका में गया। तो आज गोंडा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये मैं काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ और बड़े सरल उससे कहना चाहता हूँ, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं जो मेरा स्वभाव है मैं उसे करूँगा और जीवन पर्यंत करूँगा। जब आपके प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग एज अ मीडिया जब कवर करने जाते हैं तो युवाओं को देखते बड़े जोश में होते हैं, बड़ी अपेक्षा होती है। और जैसे मैं मोटिवेशनल गुरु कहूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु चलते हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पे। एक मोटिवेशनल गुरु की तरह कहीं ना कहीं वो जो आपकी बातें हैं उनके दिमाग। देखिए आज अब मैं अपने गांव में बोल रहा था, अपने गांव के स्कूल में बोल रहा था। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश में जाकर के बोलता हूँ, राजस्थान में जाकर के बोलता हूँ कि मैं बचपन में गाय भैंस चराता था। तो मध्य प्रदेश के लोगों को हो सकता है कि ये शंका होती हो। तो आज मैंने अपने बच्चों से पूछा कि मध्य प्रदेश के लोग शंका करें तो उनकी संख्या जायज़ है, राजस्थान में शंका करें तो उनकी संख्या जायज़ है। आप अपने घर जा कर के अपनी दादी से पूछो, अपने बाबा से पूछो, या यही पूछ लो कि क्या ये गलत है। तो देखिए मैं बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। अब जैसे एक शब्द मैंने बोला कि मैं कक्षा 8 में 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार नकल करके मैंने कक्षा 8 पास किया। अब इसी को न्यूज़ बना दिया गया, जबकि आगे मैं कह रहा हूँ कि उस दिन जिस दिन मेरे हाथ में रिजल्ट आया मुझे ग्लानि हुई और मैंने जीवन में पहली बार अपने आप से बात किया। और मैंने ही नहीं किया, ये बात कभी गौतम बुद्ध ने भी किया है, ये बात कभी तुलसीदास ने भी किया है, ये बात कभी मीरा ने किया है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी बात किया है। जब चोट लगती है तो उसी के बाद जो है आत्मा झकझोरती है। तो उधर का काट करके इधर न्यूज़ बना दिए। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम है। हम अपना अनुभव जब शेयर करते हैं गोंडा जनपद में, जब अपना हम स्वयं का अनुभव शेयर करते हैं तो मेरे कथन की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों को बताने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, गोंडा शहर में मिल जाता है, कहीं मिल जाता है कि हाँ भाई हमने देखा है, ये बात सही है। नेताजी ट्राली पर गन्ना लाद करके लाते थे, 300 रुपये मजदूरी मिलती थी, तो उसको कोई ना कोई बताने वाला मिल जाता है, हाँ हाँ भाई ये बात सही है, हाँ हमने देखा है। तो इसलिए हमको लगता है कि जब मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ किसी के बजाय जब अपनी बात कहता हूँ तो हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। तो हमें ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सामान्य परिवार से पैदा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बताने में दिक्कत हो कोई बात नहीं। हमें ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सामान्य परिवार से पैदा हुए हैं। हाँ आज सब कुछ है, भगवान ने दे रखा है। अब किसी को लगता होगा कि ये गलत रास्ते से आया है तो ठीक है, उसको जो लगता है लगे। लेकिन हमको तो लगता है हमने मेहनत किया, ईमानदारी, पुरुषार्थ, मेहनत किया और आज भगवान ने जो जो चाहा भगवान ने दिया। ये सिद्धांत है, जो मांगोगे भगवान देगा। नेताजी का आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप भी एक क्षत्रिय समाज से आते हैं